हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की DGS में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के विषय वही खाता एवं लेखाकरण के अंतर्गत इकाई 7 जो अंतिम इकाई है थ्योरी की दृष्टि से, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा रोकड़ प्रभाव या बहाव विवरण के विषय में कि रोकड़ बहाव या प्रभाव विवरण है, इसके विषय में देखेंगे। ये बताता है कि वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है उसके अंतर्गत ही आता है। यहाँ रोकड़ प्रभाव और विवरण 3 शब्द दिए हैं। यहाँ रोकड़ का क्या मीनिंग है? रोकड़ के अंतर्गत बच्चों यहाँ नकदी से आता है, नोट जो हैं, और बैंक में जो है वो है रोकड़ चीज़ों को है। रोकड़ नगद पैसा, नोट वास्तव में। दूसरे बैंक में रोकड़। तीसरा रोकड़ तुल्य, अर्थात ऐसी प्रतिभूतियाँ जो किसी मूल्य हानि के, किसी नुकसान के तुरंत रोका प्रभाव का या बहाव का, इसको फ्लो बोलते हैं। इसका अर्थ बैलेंस शीट के बीच में पिछली बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट जो बनी है उस अवधि में रोकड़ कहाँ कहाँ से आई और कहाँ कहाँ उस रोकड़ का उपयोग किया, जिसको हम रोकड़ के स्रोत, आने को रोकड़ के स्रोत बोलेंगे या साधन बोलेंगे, और कहाँ इसका हमने व्यय किया, इसको उपयोग कहा जाता है। ये जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसको रोकड़ प्रभाव विवरण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इससे स्पष्ट हो गया होगा रोकड़ बहाव विवरण या प्रभाव, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से, कि रोकड़ की किसी भी व्यवसाय हम पता करते हैं कि व्यवसाय में रोकड़ कहाँ कहाँ से आ रही है। तो रोकड़ बहाव या प्रभाव विवरण का अर्थ क्या है, आप ये देखें, दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रोकड़ का अर्थ क्या है और प्रभाव का मतलब क्या है। विवरण से तात्पर्य ऐसे विवरण से है जो एक निश्चित अवधि निश्चित होगी। इसमें लेखांकन अवधि में व्यवसाय के अंतर्गत रोकड़ व रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों में होने वाले रोकड़ बहाव को दर्शाता है। बहाव से मतलब बहने से ही है कि रोकड़ एक निश्चित अवधि में रोकड़ कहाँ से आई और कहाँ उपयोग किया, ये जानने के लिए कंपनियां एक विवरण तैयार करती हैं, उसको रोकड़ बहाव विवरण के नाम से जानते हैं। अर्थात यह विवरण दर्शाता है कि किन किन मदों के द्वारा व्यवसाय ने रोकड़ अर्जित की व किन मदों पर रोकड़ व्यय की गई, ये जानने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है। ये अवधि सामान्यतः पिछली बैलेंस शीट और वर्तमान बैलेंस शीट की अवधि, अर्थात एक वर्ष के लिए ही होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किन साधनों से हमने रोकड़ अर्जित की, रोकड़ के साधन क्या रहे, रोकड़ के स्रोत क्या रहे, ये जानते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। और हमने उस रोकड़ का कहाँ कहाँ उपयोग किया, इसको प्रयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ फंड और यूज़ ऑफ फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जानने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वो रोकड़ बहाव विवरण या रोकड़ प्रभाव विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। अगला आगे बात इसमें है कि रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ का आगमन अर्थात स्रोत बताएगा कि किन किन साधनों से आई, उसको आगमन बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। और रोकड़ का बहिर्गमन अर्थात प्रयोग को दर्शाता है। यहाँ रोकड़ का अर्थ पहले मैं बता चुका हूँ, रोकड़ व रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है। रोकड़ के अंतर्गत यहाँ सिर्फ और सिर्फ केस को देखा जाएगा, और ऐसी दूसरी मदें हैं जिनका संबंध रोकड़ से नहीं, उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। रोकड़ के अंतर्गत हस्तस्थ रोकड़, हाथ में रोकड़ जो नकद है वो, बैंक में रोकड़ शामिल किया जाता है, और रोकड़ तुल्य में ऐसे अल्पकालिक प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है जिनको बिना किसी मूल हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, वो कह रहे हैं। तो रोकड़, इसी को रोकड़ बहाव विवरण के नाम से जानते हैं। अब आगे इसके देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या है। अब रोकड़ बहाव विवरण के रोकड़ के स्रोतों को बताना है। थोड़ी सी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रोकड़ बहाव या प्रवाह विवरण बनाते समय
व्यापार में जिन जिन साधनों से पैसा आता है, जहाँ जहाँ उपयोग करते हैं, मोटे तौर पर उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक संचालन क्रियाएं होती हैं, इनको संचालन क्रियाएं कहेंगे, एक वित्त क्रियाएं होती हैं और एक विनियोग क्रियाएं होती हैं। तो इन तीनों क्रियाओं में रोकड़ आती है और तीनों क्रियाओं में हम रोकड़ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ केवल स्रोत के विषय में पूछा है कि किसी व्यवसाय की इकाई में रोकड़ कहाँ से आती है, उनके केवल नाम लिखना है आपको। किसी भी व्यवसाय की इकाई में रोकड़ कहाँ से प्राप्त होती है, इसको प्राप्ति भी बोल सकते हैं, सोर्स भी बोला जा सकता है, आगमन भी बोल सकते हैं, साधन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो नंबर 1, व्यवसाय के संचालन से प्राप्त रोकड़। व्यापार जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, वो संचालन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति माल खरीदता और बेचता है तो स्वाभाविक रूप उसको बेचने से रोकड़ प्राप्त होगी। कहीं कोई व्यवसाय की इकाई सेवाएं देती हैं तो सेवाओं के बदले में होता है। जैसे विद्यालय में फीस से रोकड़ प्राप्त होती है। बैंक में ग्राहकों से राशि प्राप्त होती है, बैंक ग्राहक जो पैसा जमा करते हैं वो रोकड़ का स्रोत होता है। तो व्यापार की मुख्य गतिविधियां क्या हैं, वो संचालन गतिविधियां कहलाती हैं। संचालन के अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग संचालन गतिविधियां होती हैं। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त रोकड़, कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, उससे रोकड़ प्राप्त होती है। और ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़, जब हम ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो रोकड़ प्राप्त होती है। दीर्घकालीन ऋणों से हम अर्जित करते हैं रोकड़। कभी कभी किसी स्थायी संपत्ति को बेच देते हैं, उससे रोकड़ प्राप्त होती है। विनियोग जो उनको बेच देते उससे रोकड़ प्राप्त होती है। लाभांश और ब्याज आदि की प्राप्ति, यदि कोई कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंश खरीदे हैं तो उससे लाभांश प्राप्त होता है, किसी दूसरी कंपनी के ऋण पत्र खरीदे हैं तो उससे ब्याज प्राप्त होता है। तो मोटे तौर पर ये 7 नाम आ गए, इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये रोकड़ के स्रोत होते हैं, इनसे ही रोकड़। यहाँ जब अपन व्यवहारिक प्रश्न करेंगे तो इसमें इनको 3 भागों में बांटेंगे। इसमें अपन एक दिखेंगे कि संचालन क्रियाओं की मदें कौन सी हैं, वित्त क्रियाओं की मदें कौन सी हैं और विनियोग क्रियाओं की कौन सी हैं, को अलग अलग वर्ग करके देखे जाएंगे। जब व्यवहारिक प्रश्न आएंगे तब इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बट मोटे तौर पर किन किन साधनों से एक व्यवसाय की इकाई में रोकड़ प्राप्त होती है, रोकड़ के स्रोत क्या होते हैं, रोकड़ का सोर्स क्या होता है, किन साधनों से आती है, किन साधनों से आगमन होता है, ये 7 हो गए। अब अगला क्वेश्चन है रोकड़ के प्रमुख उपयोग। रोकड़ के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। कहाँ कहाँ आप उपयोग करते हैं, यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ व्यय करते हैं। कंपनी, बच्चों मैंने पहले आपको बताया था, कंपनी शोध पूर्वाधिकारांश जारी करती है। ऐसे शोध पूर्वाधिकारांश होते हैं जिनका एक निश्चित समय और शर्तों के बाद उनका भुगतान कर देता है, करना पड़ता है। वो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने पर रोकड़ देना पड़ती है। दीर्घकालिक ऋणों का भी कंपनी भुगतान करती है। ऐसे दीर्घकालिक ऋण इनका एक निश्चित अवधि का भुगतान करता हो तो वो वहाँ जाएगा। कंपनी को बहुत सारे करों का भुगतान करना होता है, वहाँ नकदी में जाता है। कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, उसके बदले में लाभांश देती है, ब्याज देती है, नकदी में देती है, वो भुगतान का एक साधन है। स्थायी संपत्तियों को जब हम क्रय करते हैं तो उसका नकदी में भुगतान करना होता है और विनियोग आदि का क्रय करते हैं। तो ये रोकड़ के उपयोग कहलाते हैं या रोकड़ के व्यय कहलाती है, भुगतान के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन स्रोत हो गया, दूसरा वाला। तो जब रोकड़ बहाव विवरण बनाएंगे तो एक तरह हम स्रोत लिख लेते हैं, फिर एक तरह उपयोग लिख लेते हैं। स्रोत में से उपयोग घटा देते हैं तो सीधी रोकड़ से शुद्ध रोकड़ आ जाती है। बट इस काम को करने से पहले हम क्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं। मैंने अभी पहले बताया था कि एक संचालन क्रियाएं होती हैं, एक वित्त क्रियाएं होती हैं और एक विनियोग क्रियाएं होती हैं। तो संचालन क्रियाएं कौन सी होती हैं? देखो, संचालन क्रियाएं व्यवसायिक उपक्रम की प्रमुख क्रियाएं होती हैं जो आय उत्पन्न करती हैं। ऐसी सारी क्रियाओं को संचालन क्रियाएं कहती हैं जिनसे व्यापार में आय उत्पन्न हो। ऐसी सारी क्रियाओं भी संचालन क्रिया में शामिल करती हैं जिनका संबंध विनियोग क्रियाओं या वित्त क्रियाओं से संबंध नहीं रखती है और जो आय उत्पन्न करती हैं। संचालन गतिविधियों में रोकड़ प्राप्ति के उदाहरण जैसे माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़, रॉयल्टी फीस है जो खनन व्यवसाय करती हैं उन व्यवसायिक इकाइयों में रॉयल्टी से फीस प्राप्त होती है। कमीशन से रोकड़ प्राप्त होती है जो व्यवसायिक इकाइयाँ, जो कंपनियाँ कोई काम करती हैं उसके बदले में कमीशन प्राप्त करती हैं तो वो कमीशन से प्राप्त रोकड़। अन्य व्यवसाय भी होते हैं, उनका नेचर भी अलग होता है। जैसे बैंक होता है तो बैंकों की मुख्य क्रियाएं लोगों को पैसा उधार देना और लेना होता है, उसके बदले में जो उनको ब्याज
मिलता है, देते हैं, तो वो संचालन क्रियाएं कहलाती हैं। विद्यालय के विषय में फीस से होती है। विद्युत मंडल में विद्युत मंडल क्या करता है, जो आप उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराता है, उसके बदले में वो विद्युत शुल्क लेता है। रेलवे के लिए भाड़ा टिकट से होता है, अन्य के लिए भी इस तरह से होती हैं। तो ये संचालन क्रियाएं होती हैं। और बच्चों इसी के साथ साथ में उन दोनों क्रियाओं के विषय में भी बता देना चाहता हूँ। वे दो क्रियाएं जिनका संबंध विनियोग क्रियाओं से होता है। विनियोग क्रियाओं का सीधा सीधा संबंध, जहाँ स्थायी संपत्तियों में व्यापारी जो पैसा लगाता है उसको सबको विनियोग ही कहा जाता है। जैसे भवन खरीदना, भूमि खरीदना, फर्नीचर खरीदना, अन्य कोई स्थायी संपत्ति खरीदता है या कोई स्थायी विनियोग खरीदता है, तो वो विनियोग क्रिया कहलाती है। तो विनियोग क्रियाओं का सीधा सीधा संबंध स्थायी संपत्तियों में लगाए गए पैसे से होता है। ये विनियोग क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तीसरी क्रियाएं वित्त क्रियाएं होती हैं, जिनसे व्यवसाय में इस स्थायी तौर से वित्त का प्राप्ति होती है, वित्त का स्रोत होते हैं, जिसमें सामान्यतः अंश ऋणपत्र, बैंक ऋण और दीर्घकालिक ऋण ही आते हैं। ये वित्त क्रियाओं का भाग होता है, इनको वित्त क्रिया कहा जाता है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं, जिन क्रियाओं का संबंध संचालन क्रियाओं और विनियोग क्रियाओं से नहीं है वो सब वित्त कहलाएंगी। ऐसे ही विनियोग क्रियाओं में जिन क्रियाओं का संबंध संचालन क्रियाओं और वित्त क्रियाओं से नहीं है वो विनियोग क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। जब व्यवहारिक प्रश्न करेंगे तो उसको अलग से और आपको ये चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो रोकड़ बहाव विवरण बनाते समय जितने भी हमारे रोकड़ के स्रोत और रोकड़ के उपयोग होते हैं, इनको बनाने से पहले हम उनको 3 भागों में बांटेंगे। एक संचालन क्रियाएं जो व्यवसाय की प्रमुख क्रियाएं होती हैं, फिर इसके भी 2 भाग करेंगे, स्रोत को अलग लिखेंगे, उपयोग को अलग लिखेंगे। ऐसे ही विनियोग क्रियाओं के भी 2 भाग करेंगे, रोकड़ कहाँ से आई विनियोग में और कहाँ उपयोग की वो लिखेंगे। और तीसरी वित्त क्रियाएं होंगी, वित्त क्रियाओं में कहाँ से रोकड़ आई और कहाँ। बट यहाँ ये ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ नकदी का यहाँ संबंध होता है, रोकड़ का संबंध होता है। रोकड़ में 3 ही चीज़ें होती हैं, हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ और अल्पकालीन विनियोग। अब कोई विनियोग कब रोकड़ तुल्य माना जाता है? विनियोग कई होते हैं, दीर्घकालिक विनियोग होता है, अल्पकालिक विनियोग होते हैं। यहाँ ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न पूछा गया है, रोकड़ विवरण, रोकड़ बहाव विवरण में बनाते समय रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ का अर्थ रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है। जब कोई विनियोग अल्पकालीन प्रतिभूतियों में किए जाते हैं तो उन्हें बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे विनियोग को रोकड़ तुल्य माने जाते हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं, ऐसे सारे विनियोग जिनको यदि हम क्विक ही बेचना चाहें और बिना किसी मूल्य हानि के वो बिक जाएं, तो ऐसे सारे विनियोगों को रोकड़ तुल्य विनियोग की श्रेणी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ बहाव विवरण बनाने के उद्देश्यों का वर्णन करना है। देखो उद्देश्य क्या है, रोकड़ विवरण प्रवाह विवरण व्यवसाय की इकाइयाँ क्यों बनाती हैं, कंपनी क्यों बनाती हैं। नंबर 1 है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण करके रोकड़ बहाव विवरण बना करके ये पता लगाया सकता है कि किसी संस्था में रोकड़ की कमी है या अधिकता, ये पता कर सकते हैं, बनाने का उद्देश्य है। यदि कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है और अधिक है तो उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है रोकड़ का नियोजन करना, रोकड़ का प्लानिंग करना कि रोकड़ हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे और कहाँ उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए विवरण तैयार किया जाता है कि किस तरह से प्लानिंग रहेगी। पहले से ही तय रहता है कि यदि हमें रोकड़ की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होगी और उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। एक दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण होता है, बुद्धिमानीपूर्ण काम होता है, ये प्रबंधकों का काम होता है, इसलिए रोकड़ बहाव विवरण तैयार किया जाता है। नीतियों का निर्माण, रोकड़ बहाव विवरण से व्यापार की नीतियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है। रोकड़ प्रवाह विवरण बना करके हम व्यापार की भविष्य की नीतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि व्यक्ति पिछले अनुभव के आधार पर ही सीखता है और उनके आधार पर भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करता है। ये हो गया। तरलता की जांच, अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित दायित्वों का भुगतान करने के लिए हमें नकदी की आवश्यकता होती है और नकदी वो तरलता कहलाती है। तो इस विवरण से किसी संस्था की हम तरलता का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि कोई संस्था, रोकड़ बहाव विवरण से पता चल जाता है कि कोई संस्था निश्चित समय पर दायित्वों के भुगतान करने में कितनी सक्षम है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा रोकड़ बहाव विवरण का निर्धारण, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का अर्थ ये भी है कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा रोकड़ बहाव निर्धारण किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि रोकड़ बहाव विवरण प्रवाह विवरण बनाते समय क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है, तो तीनों का अलग अलग हम विश्लेषण कर सकते हैं कि संचालन से कितनी रोकड़ आई, कितना उपयोग किया, वित्त से कितनी रोकड़ आई, कितना उपयोग किया, और विनियोग में हमने कितनी रोकड़ आई। तीनों क्रियाओं में हम
ये तय करते हैं कि किन क्रियाओं में हमें कितनी रोकड़ का उपयोग करना है, किन क्रियाओं से हमें रोकड़ की अधिक प्राप्ति होनी चाहिए। ये बनाने के लिए भी रोकड़ बहाव विवरण तैयार किया जाता है। इन सब के उपयोग होते हैं कि किसी क्रिया विशेष में ना तो अधिक रोकड़ का उपयोग होना चाहिए, ना ही अधिक हमें उस पर आश्रित होना चाहिए। इस उद्देश्य से भी ये रोकड़ बहाव विवरण तैयार किया जाता है। रोकड़ बहाव विवरण की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं? देखें, रोकड़ बहाव विवरण की प्रमुख सीमाएं ये हैं कि गैर रोकड़ी व्यवहारों की अवहेलना की जाती है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता है, उनको रोकड़ बहाव विवरण बनाते समय अनदेखा किया जाता है। ये इसकी एक कमी है, इसका दोष है, इसकी सीमाएं हैं। तो जब चूँकि रोकड़ बहाव विवरण बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से रोकड़ से ही संबंधित मदों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसको लेखा शास्त्री विद्वान लोग एक कमी मानते हैं। रोकड़ बहाव विवरण में ये भी देखा जाता है, शुद्धता का अभाव पाया जाता है कि जो विश्लेषक लोग होते हैं वो बनाते समय उतनी सावधानी नहीं रखते, इतनी सावधानी रखनी चाहिए, इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। उपार्जन अवधारणा की अवहेलना भी की जाती है। रोकड़ बहाव विवरण में उपार्जन अवधारणा की अवहेलना की जाती है। लेखांकन के दो बेस होते हैं जो कक्षा 11 में हमने आपको बताए थे कि बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, पुस्तकों में जो लेखा करते हैं, एक रोकड़ अवधारणा होती है और एक उपार्जन अवधारणा होती है। रोकड़ अवधारणा के अंतर्गत इसी व्यापार में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जो नकदी में या तो प्राप्त हो जाते हैं या उनका भुगतान कर दिया जाए। इस पद्धति को सामान्यतः गैर व्यापारिक या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं ज़्यादा उपयोग करती हैं। अधिकतर संस्थाएं उपार्जन आधार पर, अर्थात कोई आय कब हमें प्राप्त करने का अधिकार हो गया उसको बुक्स में लिख लेते हैं, या कब हमें देना है उसको लिख लेते हैं। तो उस अवधारणा की इसमें अवहेलना होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नकदी का लेखा किया जाता है, जबकि उपार्जन अवधारणा पर अधिकतर व्यवसायिक इकाइयाँ उपार्जन अवधारणा पर ही लेखा करती हैं। तो उपार्जन अवधारणा पर बहुत सारी मदें ऐसी होती हैं जो उनकी राशि बहुत अधिक होती है, उनका लेखा नहीं किया जाता है, तो एक तरह से उनकी अवहेलना होती है। चौथा है, इसको बनाते समय कई जो बनाने वाले होते हैं, लेखापाल होते हैं, वो दिखावटी आंकड़ों को भी इसमें प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये दिखावटी आंकड़ों का सहारा ले लेते हैं, ये भी इसकी एक कमी होती है। तो ये इसके दोष थे। अब बच्चों, एक होता है रोकड़ बहाव विवरण और एक होता है कोष बहाव विवरण। तो रोकड़ बहाव विवरण के विषय में पूरी चर्चा अभी तक कर चुका हूँ। कोष बहाव विवरण से मतलब क्या होता है, केस फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट की अभी तक 6 प्रश्नों में पूरी जानकारी दी गई है, व्यवहारिक प्रश्नों में विस्तार से चलेंगे। कोष का मतलब क्या होता है? कोष से मतलब यहाँ कार्यशील पूंजी से है, कार्यशील पूंजी में होता है। तो कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्ति और चालू दायित्व से होता है। तो वो कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं जिनके कारण हमारी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है? तो सामान्यतः चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में कोई भी परिवर्तन होगा तो 100% आपके कोष में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये बताता है रोकड़ बहाव विवरण और कोष बहाव विवरण में क्या अंतर होता है। तो रोकड़ बहाव विवरण का आशय देखें। रोकड़ बहाव विवरण किन्हीं 2 अवधियों के मध्य व्यवसाय की रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तन को दर्शाता है कि 2 अवधियों में रोकड़ कहाँ से आई और कहाँ गई, पहले रोकड़ कितनी थी अब कितनी बची, ये दर्शाता है। कोष बहाव विवरण कोषों के परिवर्तन अर्थात कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तन को दर्शाता है कि एक निश्चित अवधि में कार्यशील पूंजी में कितना परिवर्तन हुआ। अगला है अवधि। रोकड़ बहाव विवरण कम अवधि के लिए तैयार किया जाता है और कोष बहाव विवरण दीर्घ अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। गणना। रोकड़ बहाव विवरण में संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना की जाती है और कोष बहाव विवरण में संचालन से कोषों की उपलब्धता की गणना की जाती है। रोकड़ बहाव विवरण का संबंध केवल रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन का सूचक है और कोष बहाव विवरण कार्यशील पूंजी में हुई परिवर्तन का सूचक होता है। इसमें ये बात आती है। उपयोगिता। रोकड़ बहाव विवरण अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी होता है और कोष बहाव विवरण दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी होता है। ये अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए। लास्ट है रोकड़ बहाव विवरण का क्षेत्र कोष बहाव विवरण की तुलना में संकुचित होता है, सीमित होता है, और कोष बहाव विवरण का क्षेत्र रोकड़ बहाव की तुलना में व्यापक होता है, बड़ा होता है। तो ये इसका अंतर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है रोकड़ बहाव विवरण या रोकड़ बजट में क्या अंतर होता है? वहाँ रोकड़ बहाव विवरण कोष बहाव विवरण में आता था या रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बजट में अंतर है। रोकड़ बहाव विवरण पिछले या बीते हुए समय के लिए बनाया जाता है बच्चों, और रोकड़ बजट सदैव भविष्य की अवधि के लिए बनाया जाता है।
है। ये भूतकाल के लिए होता है और ये भविष्यकाल के लिए होता है, ये अंतर है अवधि की दृष्टि से। उद्देश्य रोकड़ भाव विवरण बताता है कि पिछली अवधि में रोकड़ किन किन साधनों से प्राप्त हुई और किन किन में उपयोग और उनका उपयोग कहाँ किया गया, ये बताता है। और रोकड़ बताता है कि भविष्य में रोकड़ कहाँ से आएगी और कहाँ से प्राप्त होगी तथा कितनी प्राप्त होगी और कहाँ उसका उपयोग करेंगे, किन मदों में उपयोग करेंगे, ये बताता है। तो ये भविष्य में होने वाली घटना को बताता है और ये भूत में हुई घटना को प्रदर्शित करता है। यह पिछली अवधि की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण है और इसमें भविष्य की वित्तीय स्थिति का आकलन है। ये विश्लेषण कर रहे हैं हम और ये आकलन कर रहे हैं केवल अभी। यह दो अवधियों के चिट्ठे के आधार पर बनाया जाता है। यह पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। रोकड़ भाव विवरण पिछली दो अवधियों के बीच में रोकड़ किन किन साधनों से आई और कहाँ कहाँ इसके लिए तैयार किया जाता है और उनके पूर्वानुमान के आधार पर होता है। समंकों की प्रवृत्ति यह लेखांकन के वास्तविक समंकों के आधार पर तैयार किया जाता है और ये अनुमानित या काल्पनिक समंकों के आधार पर तैयार किया है। समंक मतलब आंकड़े ही होते हैं, डाटा होता है, उनके आधार पर होता है। ये वास्तविकता पर आधारित होता है और ये कल्पना पर आधारित होता है। तो बजट जो है काल्पनिक ही होता है, कल्पना पर आधार करते हैं, कल्पना ही करते हैं कि यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, ये कह पाना मुश्किल होता है। तो बच्चों इस तरह से ये थ्योरी की दृष्टि से कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वही खाता व लेखाकर्म विषय के थ्योरी के सारे वीडियो तैयार हो गए। अब कोई विशेष बात होगी तो उसके लिए अलग से विशेष वीडियो आपको दिया जाएगा। बट बाकी थ्योरी को समझाने के लिए आपके जब व्यवहारिक प्रश्न आएंगे तो व्यवहारिक प्रश्नों के साथ साथ फिर इसको पुनरावृत्ति इसकी होगी। तो आप इन सारे वीडियो का रिकॉर्ड तैयार कर लें, डिजिटल रूप में भी सेव रखें और आपको इसकी हॉट कापी फेयर कापी के रूप में भी संचित कर लें, क्योंकि हर समय आपके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होगा। ये पारिवारिक समस्याओं के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा बार बार सुनने में आ रहा है, बार बार बच्चे इस बात की अपनी समस्या रख रहे हैं। तो इस समस्या का उचित समाधान है, इससे आपकी लिखने की आदत ही पड़ जाएगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना ही होता है। आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होना चाहिए, गति अच्छी होना चाहिए, ताकि आप निश्चित समय में हल कर सकें। तो अवश्य ही इसकी फेयर कापी तैयार कर लें। फेयर कापी हम जब उचित समय आएगा तब आपकी इस फेयर कापी को देखेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। देखते रहें।